The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, ये अटकलें अब फिर लगाई जा रही हैं। अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। आम लोग परेशान कि कहीं उन्हें दोबारा घरों में बंद रहने की तैयारी तो नहीं करनी। लेकिन क्या वाकई इन बातों में कोई दम है? इसी सवाल को टटोलेंगे आज हम बड़ी खबर में। और कैसे एक सांसद की शादी या कहें कि कथित शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे हैं। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मैं अपील करूँगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए, वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। ये भद्दा और बेवकूफ़ाना तर्क किसी और का नहीं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बयान अलीगढ़ की एक ऐसी जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दिखा जिसमें महिलाओं की ही समस्याएं सुनी जा रही थी। इस बयान ने हमें राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी के उस बयान की याद दिला दी जिसमें उन्होंने जनवरी 2021 के बदायूं रेप केस को लेकर कहा था कि अगर महिला शाम को घर से बाहर न जाती तो घटना नहीं होती। देवी ने बाद में अपना बयान वापस लिया। हो सकता है कि मीना कुमारी जी भी बयान वापस लें या खेद जता दें। ये अच्छी ट्रिक है, जो मुंह में आए बोल दो, बाद में खेद जता दो। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने इस बयान से खुद को अलग किया और कहा, मोबाइल छीनने से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं होंगे। मीना कुमारी ने जो कहा वो इस बात का पर्याप्त सबूत है कि किसी भी तरह का लेक्चर पिलाकर उनकी मदद नहीं की जा सकती। लेकिन एक निवेदन हम देश भर के महिला आयोगों से कर सकते हैं। एक बार अपना चार्टर पढ़ें, अपनी जिम्मेदारियों के स्टिकी नोट बनाकर अपने लैपटॉप और वर्क स्टेशन पर लगाएं और सोचें कि जो लोग सदस्य बनाए जा रहे हैं उनकी काबिलियत क्या है। क्या वो संवेदनशील होकर महिलाओं को समझ पाती हैं या फिर उसी पितृसत्ता की ठेकेदारी करती हैं जिससे सुरक्षा देना महिला आयोग का काम है। कम से कम तब आयोग बयान से अलग करने और खेद जताने के धंधे से आजाद हो पाएगा। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के नए मामले आए 94,052। ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,51,367 और मौत का आंकड़ा 6,148। आपने गौर किया, 24 घंटों के भीतर मौत का आंकड़ा 6,148। चौंके होंगे, महामारी की 2 लहरों में पीक पर भी कभी मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब नहीं आया। तो जब दूसरी लहर का असर कम हो रहा है तो 9 जून के आंकड़े 6,000 के ऊपर कैसे गए? वजह है बिहार। दरअसल बिहार ने बुधवार को 3,951 ऐसी मौतों को जोड़ा जो अब तक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई थी और इसी से देश का आंकड़ा 6,000 के ऊपर गया। बिहार ने पहली बार मौत के आंकड़े में सुधार किया है। फिलहाल हम ये नहीं जानते कि ये मौतें कब से कब तक हुई। मौत के आंकड़ों में सुधार का ऐसा ही मामला 16 जून 2020 को सामने आया। तब महाराष्ट्र ने बैकलॉग से 1,328 मौतों को आधिकारिक आंकड़े में शामिल किया। बैकलॉग दूर करने का ये काम महाराष्ट्र में अब भी नियमित चल रहा है। 1 मई 2021 से जून के पहले हफ्ते तक महाराष्ट्र ने 9,000 मौतों के बैकलॉग को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल किया। महाराष्ट्र में हर महीने के आखिर में डेथ ऑडिट कमेटी की अनुशंसा पर उन मौतों को कोविड से मौत के आंकड़े में शामिल किया जाता है जो पहले किसी वजह से शामिल नहीं हो पाई।
भारत में किसी व्यक्ति की मौत कोविड-19 से हुई या नहीं, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की दी गाइडलाइंस के आधार पर तय किया जाता है। मृत्यु को कोविड और नॉन कोविड में बांटा जाता है। जब मरीज को कई तरह की कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, तब ये काम पेचीदा हो जाता है। कोमॉर्बिडिटी यानी एक शख्स में एक ही वक्त में 2 या उससे अधिक बीमारियों या मेडिकल कंडीशन का होना, जैसे ब्लड प्रेशर या फिर ट्रांसप्लांट से लगा कोई अंग। ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और तब मौत के असल कारण को स्थापित करने में कुछ वक्त लग सकता है। मैन पावर की कमी हो तब ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ उस प्रक्रिया की नहीं है जिससे कोरोना मौतों की गणना होती है। दुनिया भर के एक्सपर्ट भारत में कोरोना मौतों के आंकड़ों पर शक जता चुके हैं। खासकर दूसरी लहर के वक्त जो हाहाकार देश की राजधानी से लेकर कई बड़े राज्यों में देखने को मिला, उसके निशान सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखे। मजबूरन पत्रकारों ने अस्पताल के गेट पर खड़े होकर लाशों की गिनती की, शमशानों में जाकर चिताओं को गिना और सरकार के आंकड़ों को चुनौती दी। ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ कि अगर छिपाने को कुछ था नहीं तो शमशानों को टीन की चादरों से क्यों ढका गया, उनके बाहर ये बोर्ड क्यों लगाया गया कि यहाँ फोटोग्राफी नहीं की जा सकती, दफनाए गए शवों के ऊपर से कपड़ा क्यों हटाया गया। महामारी की पहली लहर में इस बात का खूब प्रचार प्रसार किया गया कि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले स्थिति बेहतर है और इस दावे के समर्थन में कहा जाता था कि भारत में दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कम मौतें हुई, जबकि इस बात को किसी वैज्ञानिक आधार पर कभी नहीं समझाया गया कि भारत में मॉर्टेलिटी रेट कम है तो उसकी वजह क्या है। दूसरी लहर के बाद बड़ी मेहनत से तैयार मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि अप्रैल और मई के महीने में सामान्य से कहीं ज़्यादा लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो अंडर रिपोर्टिंग की शिकायतों की जांच करेगी। बिहार ने डेटा में जो सुधार किया वो आखिरी नहीं है और हम ये भी नहीं जानते कि क्या वाकई पूरा बैकलॉग दूर किया गया, लेकिन फिर भी एक ऐसे समय में बिहार ने तकरीबन 4000 मौतों को स्वीकार किया जब साफ देखा जा सकता है कि तमाम राज्य सरकारें महामारी के असर को कम करके बताने के दबाव में हैं। जरूरी है कि बिहार और महाराष्ट्र की तरह देश के और राज्य भी डेटा में सुधार करने की नीयत दिखाएं, क्योंकि मरने वाले अब भले न लौटें लेकिन उनका डेटा जिंदा लोगों की जान बचा सकता है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है तृणमूल सांसद नुसरत जहां से। नुसरत इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने कहा कि निखिल जैन से उनका विवाह तुर्की के कानून के तहत हुआ था, इसलिए भारत में मान्य नहीं है। ये शादी 2 अलग अलग धर्मों को मानने वालों के बीच हुई थी, जिसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता की आवश्यकता होती है। ये मान्यता नहीं ली गई थी। निखिल से अपने अलगाव और शिकायतों की और जानकारियां भी नुसरत ने सार्वजनिक की। इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि तृणमूल सांसद नुसरत जहां रूही जैन की निजी जिंदगी से किसी का लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन नुसरत एक जनप्रतिनिधि हैं और ये संसद के रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने निखिल जैन से शादी की। क्या उन्होंने संसद में झूठ बोला? नुसरत जहां की शादी निखिल जैन से 2019 में तुर्की में हुई और इसी साल वो सांसद चुनी गई और संसद में शपथ ली। अमित ने वही वीडियो ट्वीट किया। तब नुसरत और निखिल साथ थे। नवंबर 2020 से दोनों अलग हुए और इस बाबत कोलकाता की एक अदालत में मामला भी दर्ज हुआ। ये बातें झूठ वाले सवाल को जरूरी संदर्भ देती हैं। कानूनी जानकार कहते हैं कि विदेश में हुई किसी शादी को भारत में मान्यता मिले, इसके लिए जरूरी है कि शादी को भारतीय कानून के तहत पंजीकृत कराया जाए। नुसरत जहां चाहती हैं कि उनके रिश्ते को एक लिव इन रिलेशनशिप माना जाए। इस सूरत में नुसरत के पास एक लिव इन रिलेशनशिप में होने वाले अधिकार होंगे। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि 2 बालिग लोग बिना शादी के साथ रह सकते हैं और इस जोड़े को प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत संरक्षण भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप में कुछ भी अवैध या गैर कानूनी नहीं है। चलते चलते आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में भी बता दें। इस कानून के तहत भारत के नागरिक और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपनी शादी पंजीकृत करा सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी पंजीकृत करा सकता है। समान धर्म के लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। विवाह, पति पत्नी के अधिकार और उत्तराधिकार के मामले में स्पेशल मैरिज एक्ट किसी धार्मिक मान्यता को वजन नहीं देता, इसलिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब नुसरत जहां से ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि अगर उनकी शादी भारत के कानून के हिसाब से नहीं थी तो संसद में उन्होंने इस तरह की पहचान क्यों जाहिर की। अगली सुर्खी, उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी वक्त है लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। असंतोष और केंद्रीय नेतृत्व से रार की अटकलों पर पार्टी कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए ही पार्टी चुनाव में उतरेगी। 10 जून को योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने को इन्हीं सारी बातों से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। शुरुआती मीडिया रफ्तों में दावा किया गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिल सकते हैं। टिप्पणीकार दूरबीन लेकर देख रहे हैं कि योगी कहां जा रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि यूपी में जिस अस्थिरता की बात कुछ दिन पहले हुई उसका पटाक्षेप हुआ कि नहीं।
जबकि दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि ये रूटीन मुलाकात है, कोविड के चलते टल रही थी और इसके अतिरिक्त राजनीतिक संदर्भ नहीं खोजे जाने चाहिए। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। क्या कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बहुत बड़ा करने वाली है? 5 अगस्त 2019 जितना बड़ा? ऐसे सवालों के इर्द गिर्द तरह तरह की बातें कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रही हैं। एक एक डॉट जोड़कर कश्मीर के लोग पूरी पिक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा माहौल बन रहा है इसे समझने के लिए अगस्त 2019 का पहला हफ्ता याद करिए, जब कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ रही थी। सुरक्षा कई गुना बढ़ाई गई थी, पर्यटक वापस भेजे जा रहे थे। किसी को पता नहीं था असल में क्या होने वाला है, लेकिन लोगों में एक डर और अनिश्चितता का माहौल था। लोग राशन स्टोर करने में लग गए, पूछ रहे थे क्या होने वाला है, और सरकार कह रही थी कि कुछ नहीं होने वाला। और फिर 4 अगस्त की रात को कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया जाता है और इसके अगले दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और सूबे को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान होता है। बाद के कई महीनों तक जम्मू कश्मीर बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के रहा। दर्जनों राजनेताओं को नज़रबंद रखा गया, कई तरह की सख्तियां हुई। अब अंदेशा फिर से जताया जा रहा है कि वैसा ही कुछ होने वाला है। ट्विटर, फेसबुक पर किस तरह की बातें चल रही हैं, कुछ मिसाल देखते हैं। इफ्त गाजिया नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि मैंने बात करने के लिए जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन किया। यदि ये अफवाह सही है तो हम महीनों तक नेटवर्क से कटे रहेंगे। एक और ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में सेना की अतिरिक्त तैनाती हो रही है। बातें हो रही कि अगस्त 2019 जैसा ही कुछ होने वाला है। भारत के एक और विध्वंसकारी फैसले का कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर के कई राजनेताओं ने भी इन अफवाहों पर ट्वीट किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने लिखा कि अफवाहें और तेज़ हो रही हैं तो क्या हमें दूसरे सेमेस्टर की तैयारी कर लेनी चाहिए। MLA हॉस्टल 2.0, श्रीनगर में MLA हॉस्टल को सब जेल बनाया गया था। इस संदर्भ में इस बयान को सुनिए। अगस्त 2019 के बाद कई नेताओं को MLA हॉस्टल में रखा गया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने भी अफवाहों पर ट्वीट किया। ये तो कश्मीर के नेताओं और लोगों की बात थी, उसके कुछ अंश थे। इस मामले में हमेशा की तरह पाकिस्तान ने भी घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कई ट्वीट किए और लिखा कि जम्मू कश्मीर में भारत फिर से विभाजन या जनसंख्या का बदलाव कर सकता है। ऐसी गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट्स हमारे संज्ञान में आई हैं। कब्जे का कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट वैध नहीं माना जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान अपना घर संभाले, हमारे देश में क्या करना है हमको ना बताए। उनकी वैधता और अवैधता का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान हल्ला मचाना भी चाहता है लगातार कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि इससे उनके सियासतदानों की दुकानें चलती रहती हैं। उनको ये भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत अगस्त 2019 की तरह सब कुछ चुपचाप कर ले, बाद में दुनिया को पता चले और पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे, क्योंकि उससे आगे वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन असल मुद्दा है हमारे देश के जम्मू और कश्मीर के नागरिक और उनकी चिंताएं। क्या करना चाहती है मोदी सरकार कश्मीर को लेकर? इस बारे में 4 तरह की अटकलें चल रही हैं। पहली ये कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को क्या फिर से 2 हिस्सों में तोड़ सकती है, जम्मू को राज्य का दर्जा मिले और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग किया जाए। दूसरी अटकल कि जम्मू के साथ दक्षिण कश्मीर का कुछ हिस्सा मिलाया जाए और इसके बाद जम्मू राज्य घोषित किया जाए, जबकि उत्तरी कश्मीर के हिस्से को लद्दाख के साथ मिला दिया जाए और इस तरह नक्शे से कश्मीर नाम की जगह राज्य के रूप में हट जाए। तीसरी अटकल कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने के लिए खास तरह के अरेंजमेंट्स किए जाएं। और चौथी अटकल कि जम्मू और कश्मीर के 3-3 जिलों को मिलाकर नया डिवीज़न बनाया जाए, जिसके बाद अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। तो सोशल मीडिया का ज़्यादातर विमर्श इन्हीं 3-4 आशंकाओं पर है। लेकिन इन आशंकाओं या अटकलों की शुरुआत कहाँ से हुई? अचानक कश्मीर में ये बातें क्यों होने लगी? इसकी कुछ वजहें हैं। एक वजह है सुरक्षा बलों का मूवमेंट। पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनियों का हाल ही में जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयमेंट हुआ और इसके आधार पर यह बात फैलाई जाने लगी कि सरकार 2019 की तरह ही भारी तादाद में कश्मीर में फोर्सेस तैनात कर रही है। कुछ और घटनाओं को भी इसके साथ जोड़ा गया। 7 जून को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके पहले गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ भी बैठक की। मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता, IB चीफ अरविंद कुमार और जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी दिल्ली आए थे। इन मुलाकातों के मायने कुछ लोगों ने ये निकाले कि कश्मीर को लेकर किसी बड़ी प्लानिंग पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी के दिल्ली आने की भी फिर खबरें उड़ी। अल्ताफ बुखारी की पार्टी को सरकार के करीब माना जाता है। अल्ताफ का नाम जोड़कर अफवाहों को और मजबूत किया गया। इन सारी घटनाओं को मिलाकर एक मजबूत नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर क्या वाकई ऐसा है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक ये सब सिर्फ अफवाहें हैं।
कश्मीर रेंज के आईजीपी विजय कुमार ने ऐसी बातों को खारिज किया। विजय कुमार के मुताबिक सुरक्षा बलों की कोई नई तैनाती नहीं है। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में पैरामिलिट्री फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से भेजा गया था, उनकी अब वापसी हो रही, यानी कि रूटीन मैटर है। मनोज सिन्हा की दिल्ली में अमित शाह से मिलने पर भी खबर आई कि रेगुलर सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बैठक थी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर बैठक में चर्चा हुई। यानी सरकार के मुताबिक जो बातें फैलाई जा रही हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन फिर इन्हीं अफवाहों के बीच बुधवार को गुपकर अलायंस की बैठक होती है। आप जानते हैं कि गुपकर अलायंस कश्मीर की बड़ी पार्टियों का गठबंधन है। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर शुरू में जम्मू कश्मीर की 7 पार्टियों ने ये अलायंस बनाया था। बाद में कांग्रेस इससे अलग हो गई थी। सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी अलायंस छोड़ दिया था। अब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीएम को मिलाकर कुल 5 पार्टियां हैं। कल महबूबा मुफ्ती के आवास पर बैठक में फारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के कई बड़े नेता शामिल हुए। क्या ये बैठक अफवाहों पर थी? ये सवाल फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया और उनका जवाब था, उनको जो करना है करेंगे, हमें नहीं मालूम कुछ भी। ये तो पहले हम लोगों को मिलने की जरूरत है, बहुत वक्त हो गया। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज्यादा कुछ पता नहीं। जो वो करना होगा करेंगे। हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखें। तो कुछ होने वाला है या नहीं, इस पर राजनीतिक पार्टियां भी ज्यादा भरोसे के साथ कुछ नहीं कह रही। एक तरफ सरकार हर तरह की खबरों को अफवाह बता रही है, लेकिन लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे। पूछ रहे हैं कि 2019 में भी तो 2 दिन पहले तक सरकार कह रही थी कि कुछ नहीं होने वाला, तो अब कैसे मान लें? मसला सरकार के इकबाल का है। उम्मीद है कि इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब होगी कि जो सरकार कह रही है वही सच है, बाकी सब अफवाह। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की जम्मू कश्मीर में इंडिया टुडे के ब्यूरो चीफ अशरफ वानी से। कश्मीर के कई इलाके जो हैं वो जम्मू के साथ जोड़ दिए जाएंगे और जम्मू अलग राज्य बनाया जाएगा, कश्मीर अलग। बहुत सारे कयास हो रहे हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई और हकीकत है वो भी कोई नहीं जानता है। और ज्यादातर यही लग रहा है ये सिर्फ ज्यादातर अफवाही है। लेकिन जब 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा था, जब उस वक्त लोग काफी अफवाहें फैल रही थी और लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है। 5 अगस्त को अचानक जो है फिर जम्मू कश्मीर का बंटवारा भी हुआ, अनुच्छेद 370 भी हटा। उसके बाद अब जो है इन अफवाहों को लेकर लोग इसलिए भी थोड़ा सा सीरियस हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस तरह की सिचुएशन ना हो जो 2019 में हुआ था, उसी तरह ये अफवाहें हैं और ये भी कहीं सच ना हो। तो ये एक जो है इन अफवाहों को और तेजी देने में या हवा देने में कहीं ना कहीं जो है आग में घी का काम कर रहा है कि जो 2019 में हुआ कहीं कुछ ऐसा भी ना हो। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। दरअसल उसके पीछे वजह यह है कि जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटा था, तब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खुद कहा था, गृह मंत्री ने भी कहा था कि 4 महीने के भीतर जो है जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होंगे और कश्मीर जो है स्वर्ग बन जाएगा, स्विट्जरलैंड से भी बेहतर जगह बनेगी। लेकिन करीब 2 साल का समय अब लगभग बीतने वाला है। अगस्त में अभी तक कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बेहतर किसी भी तरीके से नहीं हुई है। उसमें कोई शक नहीं है कि जो महामारी उठी है कोरोना वायरस की, वो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा बन गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो सिचुएशन अगर कश्मीर की है, कई लिहाज से, किसी भी लिहाज से उतनी बेहतर अभी तक नहीं हुई है जितनी कल्पना सरकार ने की थी, जितनी कल्पना प्रधानमंत्री ने की थी, गृह मंत्री ने की थी कि शायद अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरी तरह से कश्मीर में जो है समस्या हल हो जाएगी। ऐसा कुछ फिलहाल बीते 2 सालों के भीतर अभी तक कश्मीर में नहीं देखा। और इस वक्त भी जो है चाहे जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, एलजी का प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनका अभी भी उसी बात पर पूरी तरह से फोकस है कि किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मल लाइफ है या जो यहाँ का उद्योग है, जो यहाँ का टूरिज्म है, जो यहाँ का पर्यटन है, उसको किस तरह से पटरी पर लाया जाए, उसी पर फिलहाल जो है प्रशासन न सिर्फ जम्मू कश्मीर का, केंद्र शासित प्रदेश का, बल्कि साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी लगा हुआ है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि कल ही जो है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया था। वो वहां पर गृह मंत्री से मिले, वो वहां पर अलग अलग सरकार के आला जो ओहदेदार हैं उनसे मिले
जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख को भी दिल्ली तलब किया गया था, उनको भी सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श हुआ। और केंद्र सरकार का अभी भी अगर देखें तो फोकस यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रगति को आगे किया जाए, किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से यहाँ के हालात को जो है बेहतर बनाया जाए। तो जो नई जो ये अफवाह चल रही है कि बंटवारा होगा, जम्मू अलग होगा, तो उसमें कम ही सच्चाई फिलहाल मुझे जो है खास तौर से दिख रही है। केंद्र सरकार का अंदाजा था कि अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी है या जो यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया है उसको ग्रास रूट लेवल पे लिया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, तो शायद उससे जो है अधिकार जो है लोगों तक पहुंच जाएंगे। उसी बाबत जो है पहले पंचायत चुनाव हुए, फिर पहली बार जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जो है उनके लिए चुनाव हुए। ठीक-ठाक वोटिंग भी हुई, प्रतिनिधि भी चुन के आए, क्योंकि उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समर्थित उम्मीदवार भी खड़े हो गए थे। वो मेंबर तो बने, लेकिन जो उनसे अपेक्षाएं थी, चाहे लोगों को हो या फिर सरकार को हो, वो अपेक्षाओं पर वो पूरी तरह से नहीं उतर पाए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। दरअसल हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले जब आपने देखा कि एक आतंकी घटना घटी त्राल में, वहां का जो म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, कश्मीरी पंडित था, अजय पंडिता, वो जब वहां पर गया तो वहां पर उन पर कातिलाना हमला हुआ, उनकी मौत हुई। उससे पहले सोपोर में इसी साल के मार्च के महीने में काउंसलर्स की बैठक हो रही थी, उस पर आतंकी हमला हुआ, उसमें 2 काउंसलर मारे गए और 1 पुलिसकर्मी की जान वहां गई। और जब वो घटना घटी थी, जब वो हमला हुआ था काउंसलर्स पे, उसके बाद जो है सुरक्षा को काफी गंभीरता से लिया जम्मू कश्मीर सरकार ने, और डर का माहौल भी बना इन चुने हुए प्रतिनिधियों में, और उनको फिर कहा गया कि वो बिल्कुल जो है सुरक्षा में रहें, बिल्कुल खुले इलाकों में न जाए, अकेले न जाए। तो वो भी एक बाधा बन गई, और यहाँ तक नवीयत पहुंची कि जो ये डीडीसी मेंबर्स हैं या जो सरपंच और पंचेस है, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया कि अलग अलग तरीकों से मैसेज भेजे कि हमें कैद में रखा गया है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें हमारे साथ बातचीत विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है, और जो हमें कहा गया था, हमसे प्लान तो मांगे जाते हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य मकसद था कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना, उसके लिए हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो वही जो है, जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी भी जो है कश्मीर में हालात जो है वो पटरी पर नहीं आए हैं, अभी भी आतंकवाद का खतरा बना हुआ है, अभी भी मिलिटेंसी जो है वो काबू में नहीं आई है। जो नए युवा है वो मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं। मुठभेड़ों में कुछ कमी आई है, क्योंकि उसके कारण है कि फोकस जो है कोरोना वायरस को लेकर चला है और उस पर फोकस कम गया है। ये जो है, ये चीजें जो हैं, शायद अगर सिचुएशन सबसे पहले पीस होता है, जो अगर अमन लौट आए कश्मीर में किसी हद तक, तभी ये जो गठन है अलग-अलग कमेटियों का, फिर या हम डेमोक्रेसी की बात करें, तभी वो संभव है। लेकिन फिलहाल कश्मीर के हालात जो है इस प्रक्रिया में भी आड़े आ रहे हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण, जो आपने सरकार को लेकर के अलग से छोड़ दिया, अलग-थलग कर दिया गया था मुख्य जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दलों को, खासतौर से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, जिनकी सत्ता जम्मू कश्मीर में अधिकतर समय के लिए रही है, जिन्होंने सबसे ज्यादा शासन जो है जम्मू कश्मीर में जब एक राज्य था तब किया है, उनको जब अलग करके केंद्र सरकार ने ये सोचा था कि शायद जो है नए और युवा राजनेताओं को मौका दिया जाए, वो शायद इस राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन आम लोगों की या नए नेताओं की दिलचस्पी उसमें कम दिखी। जो भी लोग राजनीति के लिए सामने आए, वो उनका उतना अनुभव नहीं था राजनीति में, उनकी उतनी बैकिंग नहीं थी या उनको उतना समर्थन नहीं था अपने अपने इलाकों से। तो कहीं न कहीं अब उस स्टेज पर जो है केंद्र सरकार पहुंची है, जहां पर कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जम्मू कश्मीर का, और पीडीपी जो कि एक मजबूत राजनीतिक दल है जम्मू कश्मीर का, उनको हाशिए पर छोड़कर वो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊंगा, जो अफवाह आज उड़ रही है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है, और माना जा रहा है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से उनको संपर्क किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव ड्यू है, यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, यहाँ पर जो है एक चुनी हुई सरकार सामने आनी चाहिए। तो आप भी अब राजनीति के लिए पहल कर लीजिए, जिस तरह से डीडीसी चुनावों में
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कि बड़ी 2 पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भागीदारी ली। उसी तरह अगर केंद्र सरकार मंसूबा बनाती है जम्मू कश्मीर में जो आने वाले चुनाव हैं अलग-अलग राज्यों के देश में, उनके साथ जम्मू कश्मीर के चुनावों को भी किया जा सके और यहाँ पर जो है एक जो जन समर्थित या जन प्रतिनिधियों की जो है सरकार सामने आए और वही फिर कश्मीर में हालात को बेहतर करने में एक कड़ी बन सकती है। आपने सब पहलू समझ लिए। एक बात और कह दूं कि ये जो अटकलें चल रही हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें से एक अटकल सही साबित हो। मैं चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित जिनके पलायन के 20 बरस हो चुके हैं, उन्हें घर वापसी का मौका मिले, उनसे उनके जो हक छीने गए उनका भी उनको हिसाब मिले, ताकि वो नए सिरे से अपनी जड़ों से जुड़ सकें। कश्मीर में शांति आने के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर के सभी नागरिक वहाँ पर निर्भय होकर रह सकें और 80 के दौर के उत्तरार्ध में जिस आतंकवाद की शुरुआत हुई वो ख़त्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तरफ सुरक्षा बल चौकन्ने रहें ताकि कोई नया आतंकवादी सर ना उठा सके, पाकिस्तान कुछ धूर्ता ना कर सके, और दूसरी तरफ सरकार को वो प्रयास भी करने होंगे जिससे जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का दिल जीता जा सके। नागरिकों को अपने साथ रखना है और चरमपंथियों और आतंकवादियों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखनी है। मेरे ख्याल में बहुत सीमित ढंग से कहूँ तो कश्मीर समस्या का यही समाधान है और अब ज़रूरत है कि कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हों, जम्मू में भी हों, ताकि यहाँ के नागरिकों की जो शिकायत रहती है कि हमें विकास से हमेशा उपेक्षित रखा गया, उसे भी दूर किया जा सके। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।